हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 2 और 3 फरवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमारी पिछली क्लास नहीं हो पाई थी, तो पिछली क्लास के जो क्वेश्चन है वो इस क्लास में इंक्लूड किए गए हैं। आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप स्टडी कर पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, मुरली विजय ने संन्यास ले लिया है, वह किस खेल से रिलेटेड है? तो वह क्रिकेट से रिलेटेड है। और मुरली विजय ने अपना आखिरी मैच जो है इंडिया के लिए 2018 में खेला था। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो वो बने हैं अमनप्रीत सिंह। ठीक है दोस्तों, तो अमनप्रीत सिंह जो हैं वो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं। पेट्र पावेल किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो वह चेक रिपब्लिक या चेक गणराज्य के राष्ट्रपति बने हैं। चेक गणराज्य याद रखिएगा, ये यूरोप महाद्वीप में स्थित एक कंट्री है। कैपिटल इसकी याद रखना है प्राग है। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की चुनी गई है? तो ये उत्तराखंड की चुनी गई है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की झांकी है और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश की झांकी है। लाडली बहना योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर याद रखिएगा कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। विश्व कुष्ठ दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो यह 29 जनवरी को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में दोस्तों जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, लेकिन इंडिया में याद रखना है ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 31 जनवरी को। दोस्तों 31 जनवरी 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इसकी पहली अध्यक्ष थी जयंती पटनायक। वर्तमान अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, कौन है वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष? रेखा शर्मा। इसरो द्वारा आदित्य L1 सौर मिशन किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? तो ये 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इसरो की बात आई है तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। अटल पेंशन योजना के तहत कितने करोड़ नामांकन हुए हैं? तो 5 करोड़ नामांकन जो है वो अब तक हो चुके हैं। किसे अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त के लिए नामांकित किया गया है? तो राजा जे चारी को नियुक्त किया गया है। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपना 47वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो दोस्तों 47वां स्थापना दिवस मनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड का 1 फरवरी को। राइट आंसर क्या होगा? 1 फरवरी। दोस्तों इंडियन कोस्ट गार्ड का काम क्या होता है? तो भारत की जो समुद्री सीमा है उसकी रक्षा करना। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है दोस्तों ये समुद्र से घिरा हुआ है, तो इस समुद्री सीमा की रक्षा करना किसका काम होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड का। ठीक है, तो 1 फरवरी 2023 को 47वां स्थापना दिवस मनाया है। और याद रखिएगा कि जो इंडियन कोस्ट गार्ड है यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है? तो सिंधु जल संधि जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। तो अभी हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को इसको लेकर के नोटिस जारी किया है। यह संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुई थी। उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान। तो इन दोनों ने इस संधि पर सिग्नेचर किए थे और इसमें मध्यस्थता किसने की थी? वर्ल्ड बैंक ने। दोस्तों इस संधि के अंतर्गत 6 नदियां आती हैं। कौन कौन सी? ब्यास, रावी, सतलज, झेलम, चिनाब, सिंधु। तो ब्यास, रावी और सतलज पर भारत का नियंत्रण है। झेलम, चिनाब और सिंधु पर पाकिस्तान का नियंत्रण है। आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं
या फिर दोस्तों एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ भी मिल जाएगा, तो ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा और वहीं पर आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन करते हैं और मेरा कूपन कोड यूज करते हैं PS100 तो आपको इसमें डिस्काउंट भी मिल जाएगा। याद रखना है आपको कि ये जो मॉक टेस्ट है हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023 में PM प्रणाम योजना की घोषणा की गई है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि में रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करना। ठीक है, अभी हाल ही में 1 फरवरी 2023 को बजट पेश किया गया है और इस बजट में ही PM प्रणाम योजना की घोषणा की गई है। ठीक है दोस्तों, बजट को लेकर एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, वो जल्द ही अपलोड होगा, आप उसको देखिएगा दोस्तों। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस किए गए हैं और उन्हें आप नोट भी कर लें, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंपॉर्टेंट भी हैं। PM प्रणाम योजना का फुल फॉर्म क्या है? PM प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड अमेलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म है। इसका उद्देश्य ये है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों को इसलिए प्रोत्साहित करेगी कि जो किसान है वो वैकल्पिक उर्वरकों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें और जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका कम उपयोग करें। क्योंकि दोस्तों रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से होता क्या है कि जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट होती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार का यही उद्देश्य है कि रासायनिक उर्वरकों का कम से कम उपयोग किया जाए और जो वैकल्पिक उर्वरक हैं उनका अधिक उपयोग किया जाए। तो इसके लिए PM प्रणाम योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 1 फरवरी 2023 को बजट में घोषित मिष्टी योजना किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, बजट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो मिष्टी योजना है ये किससे रिलेटेड है? तो ये मैंग्रोव से रिलेटेड है। मैंग्रोव क्या है? तो यह एक प्रकार के फॉरेस्ट यानी जंगल होते हैं जो कहाँ उगते हैं? तो याद रखिएगा, भारत का जो समुद्री क्षेत्र है, ठीक है, या जो तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर मैंग्रोव के वन ज़्यादा उगते हैं। ठीक है, और दोस्तों खारे पानी में उगते हैं ये पौधे और भारत में सबसे अधिक जो मैंग्रोव वन है वो सुंदरबन डेल्टा में है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और जो मिष्टी योजना है इसका जो उद्देश्य है वो है मैंग्रोव का वृक्षारोपण करना और मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना। दोस्तों इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 0.15% भाग पर मैंग्रोव फॉरेस्ट है। याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। मनमोहन सिंह 2004 से लेकर के 2014 तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्हें अभी हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह उन्हें इसलिए सम्मानित किया गया है क्योंकि उन्होंने जो ऑक्सफोर्ड और जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है उन्होंने जो शैक्षणिक उपलब्धियां प्राप्त की हैं ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज में, उसके लिए उन्हें इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स के लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया है। हाल ही में प्रदान किए गए कुछ प्रमुख पुरस्कार और सम्मान भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी हाल ही में डॉक्टर सैंडुक रुइट को ईसा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया है। और जो डॉक्टर सैंडुक रुइट हैं, याद रखिएगा ये किस देश के हैं? नेपाल के हैं। जिंदल स्टील एंड पावर को गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। अपर्णा सेन को जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो ये गुवाहाटी में शुरू हुई है और दोस्तों ये बैठक 2 फरवरी 2023 को शुरू की गई है। थीम क्या है? वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। दोस्तों याद रखिएगा कि भारत जो है वो 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो इसके लिए जितनी भी मीटिंग होंगी उसकी अध्यक्षता भारत ही करेगा। और याद रखिएगा G20 की जो थीम है वो है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। आदर्श वाक्य है इसका वसुदैव कुटुंबकम। और ये जो बैठक हो रही है इसके 3 प्रमुख एजेंडा हैं, वो कौन कौन से हैं? जलवायु कार्रवाई के लिए समय पर
और पर्याप्त संसाधन जुटाना, सतत विकास के लिए वित्त को सक्षम बनाना, सतत विकास के संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्षमता निर्माण करना, ये 3 प्रमुख एजेंडे हैं इस बैठक के। अगला क्वेश्चन है, उद्योगपति गौतम अदानी को पीछे छोड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर भारतीय बन गया है? तो वो है मुकेश अंबानी। तो दोस्तों अभी हाल ही में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स ने एक सूची जारी की है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और एमडी मुकेश अंबानी फरवरी 2023 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। अभी तक कौन थे दोस्तों? तो वो थे गौतम अदानी। अब कौन है? मुकेश अंबानी। हुआ क्या है, अभी हाल ही में हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें गौतम अदानी की जो कंपनियां हैं उसमें कुछ फ्रॉड की बात की गई है, जिसके कारण गौतम अदानी की जो कंपनी है उसमें शेयर कम हो गए हैं, जिसके कारण उनकी जो नेट वर्थ है वो कम हो गई है। दोस्तों इसके कारण जो मुकेश अंबानी है अब वो गौतम अदानी से आगे निकल गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य से राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के दल ने प्रधानमंत्री का बैनर जीता है? प्रधानमंत्री का बैनर जीतने का मतलब है प्रधानमंत्री के द्वारा सम्मान प्राप्त करना। तो दोस्तों ये जीता है महाराष्ट्र ने। तो महाराष्ट्र से एनसीसी के दल ने गणतंत्र दिवस शिविर 2023 में प्रधानमंत्री का बैनर जीता है। महाराष्ट्र ने कुल मिलाकर 19 बार मेडल जीता है या बैनर जीता है, जिसमें से दोस्तों लगातार 2 सालों से वो ये बैनर जीत रहा है। कैडेट पुजारी शिवानंद अशोक ने जो रिपब्लिक डे की परेड थी उसमें दल की कमान भी संभाली थी। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले दुनिया के सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? वो बने हैं शुभमन गिल। अभी हाल ही में शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में 63 गेंदों में 126 रनों की पारी खेली, जिसके बाद वो तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाले भारतीय इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ ही दोहरा शतक भी लगाया था और उन्होंने 149 गेंदों में 208 रन की पारी खेली थी। वो उस समय दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी बने थे। अभी इनकी आयु दोस्तों 23 साल से कुछ दिन है, यानी 23 साल से ये थोड़े से बड़े हैं। तो इतनी उम्र में उन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक लगा लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन है, किसे नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त यानी हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो एम सुब्बा रायडू को अभी हाल ही में नामीबिया में भारत के अगले हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और वो वर्तमान में पेरू में भारत के राजदूत के रूप में काम कर रहे थे। वो 1994 बैच के IFS ऑफिसर हैं। और दोस्तों बात कर लेते हैं नामीबिया की, तो यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। इसकी कैपिटल क्या है? विंडहोक। दोस्तों नामीबिया से आपको एक बात याद रखना है कि पिछले वर्ष 2022 में नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे और वो किस नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं? तो कुनो नेशनल पार्क में वो छोड़े गए हैं और ये नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। चलिए दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने हैं? ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल या पृथ्वी शॉ? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। PDF डाउनलोड करना हो तो PDF मिलेगा हमारे ऐप पर। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर आपको डेली करेंट अफेयर्स का PDF प्राप्त हो जाता है, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।